हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं रेजिस्टेंस के बारे में और कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ाया था और कैसे जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं कलर के बेस पे, वो हमें सिखाया था। हम आज शुरू करेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ कहता है क्या है, बड़ा सिंपल इसका स्टेटमेंट है। किरचॉफ्स दो को लॉ दिया। फर्स्ट लॉ का नाम है जंक्शन लॉ और सेकेंड लॉ का नाम है लूप लॉ। तो हम लोग फर्स्ट लॉ की बात करें। फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ बोले या जंक्शन लॉ बोले, बात बराबर है। फर्स्ट लॉ का ही नाम है जंक्शन लॉ। इसका स्टेटमेंट है, कहता है क्या, इट स्टेट्स दैट the algebraic sum of the currents meeting at a point is equal to 0. इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी जंक्शन पे जितना भी करंट आएगा और वहां से जो निकलेगा, उन सभी को अगर हम जोड़ दें तो जो उसका वैल्यू होगा वो 0 के बराबर आएगा। अलजेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि जंक्शन पे जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। जितना करंट आएगा उतना क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। उस जंक्शन पे बचा कितना, तो 0। उस जंक्शन पे कितना बचा, तो 0 बचा। तो कहने का सिंपल मतलब है कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं, मैथमेटिकली सिग्मा आई इक्वल 0। सिग्मा आई इक्वल 0। टोटल जो करंट होगा वो 0 होगा। मतलब करंट तो एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज है। तो ये जो एक्चुअली प्रिंसिपल जो इसका होगा, जो वर्क करता है, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। से जितना करंट आया उतना निकल गया, मतलब चार्ज क्या हो गया, कंजर्व हो गया। चार्ज क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे कहेंगे कि ये जो है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है वो चार्ज के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। It is based on the
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे क्या करता है, ये वर्क करता है। हम लोग थोड़ा सा देख लें, इसको एक्सप्लेन करें। मान लो ये हमारा जंक्शन पॉइंट है। इस जंक्शन पे ये हमारा I1 करंट, ये हमारा I2 करंट, ये हमारा I3 करंट, और ये हम I4 की बात करें। I1 करंट को जो हम डायरेक्शन दिए हैं उसको अगर आप देखिए तो टूवर्ड्स जंक्शन, I2 करंट का डायरेक्शन टूवर्ड्स जंक्शन, I3 करंट का डायरेक्शन टूवर्ड्स जंक्शन, लेकिन I4 का जो डायरेक्शन दिया हमने वो अवे फ्रॉम जंक्शन। तो मतलब ये हुआ कि अगर इसमें हम लोग इसके स्टेटमेंट के बेस पे एक कन्वेंशन लेना पड़ता है, और कन्वेंशन क्या लेना पड़ता है कि अगर आप इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मानते हो तो आउटगोइंग जो करंट होगा वो निगेटिव हो जाएगा, और नहीं तो अगर आप आउटगोइंग को तुम पॉजिटिव मान लो तो इनकमिंग करंट जो होगा वो निगेटिव होगा। हम दोनों बेस पे इसको इस लॉ से प्रूफ कर देंगे। हियर we take a convention that incoming currents का मतलब जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है हम उसको बोल रहे हैं इनकमिंग करंट, और जो करंट जो जंक्शन से दूर जाएगा उसको हम लोग आउटगोइंग करंट बोलेंगे। तो हियर वी टेक ए कन्वेंशन दैट इनकमिंग करंट्स आर टेकन टू बी पॉजिटिव। हम लोग अगर इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले लें तो आउटगोइंग स्पष्ट है, निगेटिव हो जाएगा। देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आप अलजेब्रिक सम करो, अलजेब्रिक सम करो किसका, करंट्स का। तो अलजेब्रिक सम करेंगे करंट्स का तो I1 हमारा अगर इनकमिंग है और इनकमिंग को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो यहाँ पे जोड़ेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, लेकिन वो बाहर की तरफ है, इसको माइनस देंगे I4। क्या देंगे, इसको माइनस देंगे I4 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबका अलजेब्रिक सम 0 होगा, और जब 0 होगा तो इसको देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको बढ़िया से, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इक्वल 0। दिस इम्प्लाइंग I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल कितना, I4। स्पष्ट हो चुका कि जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट है, तो जितना करंट आया उतना निकल चुका।
कुछ भी नहीं रहा। जब कुछ भी नहीं रहा इसका मतलब कि अलजेब्रिक सम कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। यही हमारा फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट था। दिस वन इज द मैथमेटिकल फॉर्म, ये उसका प्रिंसिपल है, जितना चार्ज आया उतना चार्ज निकल गया, जो इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से प्रूव्ड हो चुका। हम लोग आगे इस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बना लें, ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। ये बहुत ही एक सिंपल सवाल है किरचॉफ्स लॉ के फर्स्ट लॉ के बेस पे। कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट I4 इन द सर्किट सोन। ये हमारा सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट में दिखाया हुआ है कि I1 जो है वो यहाँ पे जा रहा है, I2 आ रहा है, I3 जा रहा है और I4 यहाँ जंक्शन की तरफ आ रहा है। इसमें I1 का वैल्यू 20 एम्पियर दे चुका है, I2 का वैल्यू भी 10 एम्पियर दे चुका है, I3 का वैल्यू 16 एम्पियर दिया हुआ है और I4 हमारा अननोन है। अब I4 जो अननोन है हमको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का यूज करें और फर्स्ट लॉ का यूज करके I4 को कैलकुलेट कर लें। तो सबसे पहले किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को यूज करने के पहले हम लोग इस बात को ज़रूर सोचेंगे कि जंक्शन के तरफ करंट जो आ रहा है और जंक्शन के से दूर जा रहा है वो, यहाँ पे कन्वेंशन हम क्या लें। तो आपकी इच्छा, आप अपनी इच्छा के अनुसार कन्वेंशन तय कर लीजिए। तो अगर आप जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उस करंट को अगर आप पॉजिटिव मान लेते हैं तो ऑब्वियस है कि जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। तो कन्वेंशन मान करके और फिर हम लोग अलजेब्रिक सम कैलकुलेट करेंगे और अलजेब्रिक सम किसके बराबर होगा जंक्शन पे, तो वो 0 के बराबर होगा। हम उस 0 के बराबर उसको पुट कर देंगे, जो भी कुछ खोजना रहेगा वो मुझे मिल जाएगा। तो हम उसी चीज़ का यूज यहाँ पे करते हैं और यूज करके कैलकुलेट करते हैं। हम लोग यहाँ पे मैं लेता हूँ टेकिंग इनकमिंग करंट आर पॉजिटिव, पॉजिटिव है, तब क्या होगा, आउटगोइंग निगेटिव होगा। हम लोग फिगर देख रहे हैं और फिगर से हम लोग काम कर लेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे I1 पॉजिटिव होगा, I2 भी पॉजिटिव ही होगा, I3 भी पॉजिटिव होगा, I4 निगेटिव होगा। सॉरी, I1 पॉजिटिव लेंगे, I2 पॉजिटिव, I3 नेगेटिव होगा। I3 हमारा नेगेटिव होगा और I4 पॉजिटिव होगा। इन सब का सम किसके बराबर, 0 के बराबर। I1 का वैल्यू पुट करेंगे 20 एम्पियर, I2 का वैल्यू पुट करेंगे 10 एम्पियर, I3 का वैल्यू पुट करेंगे कितना भाई, 16 एम्पियर। लेकिन चूंकि प्लस इंटू माइनस 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 साइन और प्लस I4 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया।
इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 30 माइनस 16 प्लस I4 का वैल्यू 0 के बराबर। ये 30 में से 16 जाएगा, 14 बचेगा, 14 प्लस I4 का सम 0 के बराबर, और I4 जो वैल्यू आ रहा है वो -14 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, I4 का मैग्नीट्यूड तो 14 एम्पियर होगा, लेकिन माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फिगर में दिखाया गया है कि ये जंक्शन की तरफ जा रहा है, वो एक्चुअली जंक्शन की तरफ नहीं जा रहा है, वो यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है। मतलब I4 का जो वैल्यू होगा वो 14 एम्पियर तो होगा, लेकिन बाहर की तरफ होगा। I4 का वैल्यू कितना आ गया, 14 एम्पियर, और किधर, इनकमिंग नहीं होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। क्योंकि इनकमिंग होगा तो पॉजिटिव साइन आता, नेगेटिव आ गया इसका मतलब आउट गोइंग है। तो इस तरीके से हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का यूज कर करके, और यहाँ पे कैसा क्या परिस्थिति है उसके अनुसार करंट किधर जाएगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा, इन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बड़ा ही सिंपल सवाल है इस पे। यही हमारा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि आप जो है इस फिगर को देखिए, और इस फिगर को देख करके ये I1 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, इस I2 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, और फिर ये I3 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। मतलब हमारे पास I1, I2 और I3 अननोन है, हम तीनों को कैलकुलेट करेंगे। और इसके लिए बड़ा वही फिर किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ का यूज करेंगे, और सवाल बड़ा इजी गोइंग बन जाएगा। देखिए क्या करेंगे, हम जंक्शन लॉ पहले यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे तो लग रहा है कि हमारा I1 का वैल्यू निकल जाएगा। फिर जंक्शन लॉ यहाँ पे लगाएंगे तो फिर हमारा I2 निकल जाएगा, और यहाँ फिर एक जंक्शन दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे तो I3 निकलेगा। मतलब 3 गो जंक्शन दिखाई पड़ रहा है, एक जंक्शन, दूसरा जंक्शन, तीसरा जंक्शन, और तीनों जगह हमको क्या करना होगा, जंक्शन लॉ अप्लाई करना होगा। तो अब मान लो, देखिए हम क्या है कि पहले यहाँ पे अप्लाई करें, तो अप्लाई करने के पहले फिर वो कन्वेंशन तो हमको याद करना पड़ेगा ना भाई, कि कन्वेंशन क्या था, या तो आउट गोइंग को पॉजिटिव ले लें तो इनकमिंग निगेटिव हो जाएगा, और अगर इनकमिंग को हम लोग पॉजिटिव ले लें तो आउट गोइंग पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कन्वेंशन हम लोग को लेना पड़ेगा। खास करके किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के सवाल बनाते वक्त ये जो एरो है ना, इस एरो का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब तक एरो नहीं रहेगा हम लोग पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं कर सकते। तो करंट का डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। तो हम लोग इसका नाम दे दें, अच्छा रहेगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट, और इसका नाम दे दें सी पॉइंट। अप्लाइंग जंक्शन लॉ या फर्स्ट लॉ एट कहाँ पे, ए पे। अप्लाई फर्स्ट लॉ एट ए पे फर्स्ट लॉ को अप्लाई किया हमने। तो ए पे फर्स्ट लॉ को अप्लाई किया, टेकिंग इनकमिंग करंट आर पॉजिटिव, इसको हमने पॉजिटिव मान लिया। जब इनकमिंग पॉजिटिव हो गया तो आउट गोइंग स्पॉन्टेनियसली क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या लिखाएगा, देखो भाई ए पॉइंट पे 8 एम्पियर का करंट आ रहा है, 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, 4 एम्पियर वहाँ से आउट गोइंग है, और I1 भी आउट गोइंग दिखाया गया है। तो जो आ रहा है उसको पॉजिटिव लिखो, तो 8 पॉजिटिव होगा, प्लस 10 भी पॉजिटिव होगा, 4 निगेटिव होगा, और I1 भी निगेटिव होगा, और सबका सम किसके बराबर, 0 के बराबर।
आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 18 और 18 माइनस 4 14, 14 माइनस I1 इक्वल 0, यानी I1 का वैल्यू कितना आ गया 14 एम्पियर। और देखो एक बड़ा बढ़िया बात आया कि वैल्यू हमारा पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया इसका मतलब कि ये एरो सही दिया हुआ है, I1 यहाँ से निकलेगा और I1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 14 एम्पियर होगा। ये I1 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके और कितना आ गया भाई, हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपनी सुविधा के लिए 14 एम्पियर। अब हम लोग बी पे अप्लाई करेंगे, तो जब बी पे अप्लाई करेंगे तब देखते हैं क्या होगा। अप्लाइंग फर्स्ट लॉ एट बी, जब बी पे अप्लाई करोगे तब यहां देखो फिर वही कन्वेंशन, टेकिंग इनकमिंग करंट एज पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट नेगेटिव। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, इनकमिंग बी पे देखो, तो बी पे देखेंगे तो बी पे कौन आ रहा है, बी पे आ रहा है I1 4 एम्पियर आ रहा है, और बी से दूर जा रहा है कौन कौन, तो दूर जा रहा है 6 एम्पियर और I2 जा रहा है। तो इसको लिखेंगे 14 पॉजिटिव लिखाएगा, 4 पॉजिटिव लिखाएगा, 6 निगेटिव लिखाएगा और I2 भी निगेटिव लिखाएगा, और इस सब का सम कितना होगा 0 के बराबर होगा। अब आप देख लो इसको, तो 18 माइनस 6, 18 में से 6 घटाओगे तो 12 आएगा, हम माइनस I2 का सम 0 आएगा और I2 का वैल्यू हमारा आ जाएगा 12 एम्पियर। तो इस तरीके से आप देखा कि यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि जो एरो है वो सही है, और I2 का मैग्नीट्यूड कितना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना भाई 12 एम्पियर। अब क्या है, हमको I3 निकालना है, तो फिर यही लगाएंगे लॉ, कहाँ पे, तो C जंक्शन पे, C पे लगाएंगे तो फिर हमारा निकल जाएगा। अप्लाई जंक्शन लॉ एट सी, सी पे अप्लाई किए तो कहने का सिंपल मतलब है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इनकमिंग को पॉजिटिव माने हुए हैं तो 12 एम्पियर पॉजिटिव हो जाएगा, 12 प्लस 6 माइनस 4 माइनस I3, इसका सम कितना हो जाएगा 0 के बराबर, और तब 18 माइनस 4 14, 14 माइनस I3 का वैल्यू 0 और I3 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 14 एम्पियर। इसका वैल्यू 14 एम्पियर। इस तरीके से हम बड़ा सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर दिया। अब हम लोग सेकेंड लॉ की बात करेंगे, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ जो कहता है, इसका भी बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है। ये बात करता है, सेकेंड लॉ का मतलब लूप लॉ, पहले ही कह रहा है लूप लॉ, यानी लूप के लिए एप्लीकेबल है ये। तो लूप में ही कहता क्या है, इसका बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस in any loop including those associated EMFs
and those of resistive elements must equal 0। हम इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, फिर इस स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन कर देंगे। इस स्टेटमेंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बना लेंगे। हमारा किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ भी अच्छा से माइंड में सेट कर जाएगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, पहले उसका स्टेटमेंट लिखें कि ये स्टेटमेंट है क्या, और उसके बाद फिर तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। It states that the algebraic sum of potential difference it states that the algebraic sum of the potential differences in any loop including those associated EMFs and those of resistive elements must equal to 0। यह इसका स्टेटमेंट है। किसी लूप में सेकेंड लॉ बोलें या और इसको आप जान लीजिए लूप लॉ भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ बोलें या फिर लूप लॉ बोलें, बात बराबर है। तो लूप लॉ का मतलब कि किसी भी लूप में आप अगर देखिएगा तो रेजिस्टिव एलिमेंट लगा रहेगा, बैटरी लगा रहेगा। तो बैटरी के लिए ईएमएफ का यूज किया है, बैटरी के लिए ईएमएफ का यूज किया है। आगे हम पढ़ाएंगे ईएमएफ क्या होता है। और बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको यहाँ पे ईएमएफ से रिप्रेजेंट किया है। और जो रेजिस्टिव एलिमेंट है, रेजिस्टिव एलिमेंट्स है, उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उन सारे का सम अगर देखा जाए तो इक्वल टू 0 होगा। ये जो प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने इसका स्टेटमेंट लिखा, इसका मैथमेटिकल फॉर्म यही होगा। मैथमेटिकली सिग्मा W बराबर 0, सॉरी सिग्मा भी इक्वल 0, W नहीं सॉरी,
सिग्मा भी से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए सिग्मा भी इक्वल क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ conservation of ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस पे बेस्ड है, तो एनर्जी के कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे। एनर्जी का कंजर्वेशन प्रिंसिपल आप लोग पढ़े होंगे, तो वही एनर्जी का कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हमने इसका स्टेटमेंट लिखा, मैथमेटिकल फॉर्म लिखा, एक किस प्रिंसिपल पे काम करता है हमने इसको लिखा। हम एक सर्किट बनाते हैं और सर्किट बना करके इसके स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करते हैं कि यह स्टेटमेंट है क्या। तो हम यहाँ पे देखो एक सर्किट बनाते हैं, मान लो कि एक सर्किट है। इस सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक स्विच लगाए हैं और एक बैटरी है। ये बैटरी जो है इसका एक, इसको हम लोग बोलते हैं, जो बड़ा वाला लाइन होता है ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है। तो कहने का मतलब इसके बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो E लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे EMF की बात किया है। अब इस लूप में जब स्विच को ऑन करोगे तो जो स्विच को ऑन करने के बाद हमारा जो करंट का जो फ्लो होगा वो ऐसा होगा। करंट बहुत समय तक नहीं रहेगा, करंट बहुत ही स्मॉल टाइम तक रहेगा, क्योंकि इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है। जब कैपेसिटर फुल्ली जब चार्ज हो जाएगा तो ये करंट को जाने से क्या कर देगा, रोक देगा। तो जो भी करंट हो, मैं इंस्टेंटेनियस करंट की बात करूं, जो चार्ज होगा यहाँ पे Q, वो T का फंक्शन होगा। एनीवे वो आगे की बात है, लेकिन अगर अभी फिलहाल हमको यहाँ पे अगर लिखने की बात करें सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ के बेस पे हम लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे क्या देखना है कि लिखते वक्त हमको कुछ नियम है, बस उसी नियम। ऐसे लिखने के लिए बुक्स में अलग अलग मेथड है, लेकिन रिजल्ट वहीं पे आता है। सबका जो वैल्यू आएगा लास्टली मैथमेटिकल फॉर्म वो वहीं पे आएगा। तो हम लोग जो है वो एक पहले मेथड को सीख लें, उसके बाद फिर देखा जाएगा तो अगले मेथड को भी हम सिखा देंगे। लेकिन एक मेथड अगर याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार में कई एक मेथड पढ़ने से होगा क्या कि प्रॉब्लम यह शुरू हो जाएगा कि आप उस मेथड को उसमें लगाइएगा, आधा इसमें और आधा उसमें, तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। एक मेथड को हम अच्छी तरह से सीख लें और एक मेथड को अच्छी तरह से सीखने के बाद फिर हम अगला मेथड में घुसेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेथड क्या है कि आप यहाँ पे कन्वेंशन लीजिए कि जिस करंट जो फ्लो कर रहा है
तो करंट फ्लो करता है, जैसे पानी वाटर फ्लो करता है हाई लेवल टू लो लेवल, हाई लेवल टू लो लेवल। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ का लेवल लो है, सॉरी हाई है, और यहाँ का लेवल लो है, यानी धीरे 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 घटता जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ की बात करें तो यहाँ हाई लेवल है और यहाँ पे क्या है हमारा लो लेवल है, ये हाई लेवल है लो लेवल। फिर यहाँ से यहाँ की बात करें तो जो कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये हाई लेवल हो गया और ये लो लेवल, मतलब ये हाई पोटेंशियल है ये लो पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल हम कंपेयर कर रहे हैं दो पॉइंट को, मान लो कि ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट हमारा सी है। तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा है किससे, बी से। ए का पोटेंशियल ज़्यादा है किससे भाई, बी से। क्यों, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब हुआ कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल कम है। फिर इसकी बात करें तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल कम है। तो अगर इसको कंपेयर करोगे बी और सी को, तो बी का जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा और सी का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ए और बी को कंपेयर करेंगे तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो वायर है वो सेम पोटेंशियल पे है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस हम लोग जीरो मान लेते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो ये पूरा यहाँ से लेके बी पॉइंट तक जो रेजिस्टेंस है उसको सिर्फ और सिर्फ इस सिंबल से रिप्रेजेंट किए हैं। तो हम लोग इसको अगर देखा जाए बैटरी के पास आएंगे तो करंट के डायरेक्शन को भूल जाएंगे, बैटरी के पास आएंगे तो करंट के डायरेक्शन को भूल जाएंगे, सिर्फ उसके टर्मिनल को देखेंगे और टर्मिनल के बेस पे पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखा जाए इस लूप में, तो लूप में हम लोग ए पॉइंट से चलें और चलने का डायरेक्शन ऐसा हो, हम लोग इस तरीके से चलें, मतलब घूम के ऐसे। तो लिख सकते हैं आप भी ए माइनस भी बी, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस भी बी माइनस भी सी, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये सी, ये पूरा सी है। फिर ये बैटरी आ गया निगेटिव है, ये सी पॉइंट, और फिर ये क्या हमारा ए पॉइंट। तो इसको लिख सकते हैं भी सी प्लस भी सी माइनस भी ए इक्वल 0। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और ये हमारा ईएमएफ, इन सबका सम किसके बराबर, 0 के बराबर। और जब सबका सम 0 के बराबर, बस भी ए माइनस भी बी, यहाँ के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ कहता है आई इंटू आर। इसमें करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो आई इंटू आर, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो Q बाई सी। मान लो कि इस पे का चार्ज Q आया है तो ये Q बटा C पॉजिटिव होगा। ये भी ए हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल घटाएंगे, वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये फिर हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल घटा रहे हैं, वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और फिर हम इसकी बात करें भी सी माइनस भी ए, देखो यहाँ पे आ गए तो करंट का डायरेक्शन भूल गए, ये लो पोटेंशियल और ये क्या हाई पोटेंशियल। लो वैल्यू में से हाई वैल्यू को घटाओगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव वैल्यू मिलेगा, और किसके बराबर, ई के बराबर, वो 0। ये हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है। अब देखो ये जो कहता था कि ईएमएफ, देखो ईएमएफ आ चुका, और ये देखो रेजिस्टिव एलिमेंट है, तो रेजिस्टिव एलिमेंट आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टिव एलिमेंट कैपेसिटर, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और ये बैटरी का ईएमएफ, इन तीनों को जोड़ दिए तो वैल्यू कितना आ गया, 0। तो यही जो एक क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके क्रॉस, तो इसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस और बैटरी के क्रॉस, इन तीनों का सम किसके बराबर, 0 के बराबर। यही हमारा सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी देख लिया हमने, और फिर ये हमारा सेकेंड लॉ का हमने स्टेटमेंट देख लिया। इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखो, सिग्मा भी इक्वल 0, और एक इस बेस पे वर्क करता है, हमने इसको भी देख लिया।
उसके बाद हमने इसके स्टेटमेंट को एक फिगर से समझने का प्रयास भी किया, एक लूप ले लिया और उस लूप में इस लॉ को लगाया तो मुझे ये रिजल्ट निकला। इस तरीके से जो हम लोग सवाल बनाएंगे कैरेंट का, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कहीं कहीं लूप में आपको एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। जंक्शन मिलेगा, जंक्शन पे क्या अप्लाई कर देंगे, तो जंक्शन पे अप्लाई कर देंगे फर्स्ट लॉ, लूप में अप्लाई करना पड़ेगा तो ये सेकंड लॉ। तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फिर हम जो पीछे पढ़ाए थे ओम्स लॉ, इन सारे लॉ को याद रखेंगे तो ये जो कैरेंट का जो क्वेश्चंस होगा, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होगा, उसको हम लोगों को बनाने में सुविधा होगी। तो इस तरह से हम लोग किरचॉफ्स का दोनों लॉ हमने पढ़ लिया, दोनों को सीख लिया। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हम लोग सीखेंगे और वो हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे।